Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। ऑपरेशंस रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का पार्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं, मगर आज का जो ये सेशन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड जिसे कहा जाता है मोदी मेथड, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके अंदर हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन दिया जाएगा और उसे हम सॉल्व करेंगे। अगर ना बताया जाए तो बाय वॉगेल्स मेथड यूज करना है, अदरवाइज जो मेथड से कहा जाए उसे यूज करेंगे। अब तक हम इनिशियल सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढेंगे, यानी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढने हैं अगर आपको तो यूज की जाती है हमारी मोदी मेथड। तो देखते हैं हमारा पहला सम मोदी मेथड से रिलेटेड। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सम नंबर हम 20 देख रहे हैं। आगे हम नॉर्मल एग्जांपल्स ऑब्जर्व कर चुके हैं। जो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से दिया गया है और वॉगेल्स मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। और बाद में क्वेश्चन खास देखना है बच्चों, उसमें बोला गया है फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इनिशियल सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन कहा जाए तो अब तक हम करते थे वही काम करना है, स्टार्टिंग तो उसी तरह से होगी। वॉगेल्स मेथड में हमें पता है क्या करना चाहिए बच्चों। सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं डिफरेंस। डिफरेंस में हमें फाइंड करना होता है डिफरेंस बिटवीन मिनिमम कॉस्ट एंड नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट। फर्स्ट रो में यहाँ पे आप नेचुरली फर्स्ट रो ऑब्जर्व कर सकते हो, मिनिमम एलिमेंट 10 है, नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट 18 है, यानी डिफरेंस जो है वो आएगा 8। सेकेंड रो में मिनिमम 11 है, नेक्स्ट मिनिमम 20 है, डिफरेंस हमें मिलेगा 9। थर्ड रो में 7 एंड 15 यानी डिफरेंस होगा 8। उसी तरह से रो का ये काम हो चुका है, तीन रो के डिफरेंसेस मिल चुके हैं। अब हमें कॉलम में जाना है, वर्टिकली तीन डिफरेंसेस भी मिलेंगे। तो पहला जो कॉलम का डिफरेंस है वो होगा बिटवीन 15 एंड 18 यानी वो होगा 3। सेकंड में 11 एंड 22 यानी 11। थर्ड में 7 एंड 10 यानी 3। और इन सभी में आप ऑब्जर्व कर सकते हो हमें सॉल्व करनी है अगर वॉगेल्स मेथड से एग्जांपल को, तो मैक्सिमम डिफरेंस लिया जाता है जो कि 11 है। अब ये जिस जगह पे है उस जगह पे यानी सेकेंड कॉलम में मिनिमम कॉस्ट आपको ऑब्जर्व करनी है। मिनिमम कॉस्ट इज एट 11, तो 11 पे हम एलोकेशन करेंगे। एलोकेशन का तरीका वही है, सप्लाई एंड डिमांड देखो 21 एंड 22, उसमें जो छोटा यूनिट है वो रखा जाता है, यानी हम सब अप्लाई करेंगे 21 यूनिट्स। ठीक है। और खास स्टेप याद रखना है, लिखने के बाद 21 कट करना है, बाकी बचे हुए यूनिट लिखने हैं, यानी 1 यूनिट बचता है। और यहाँ पे हमारी ये सेकेंड कॉलम में अब कोई डिमांड बाकी नहीं है, तो डैशेस किए जाते हैं, अंदर भी डैशेस करते हैं और बाहर भी डैशेस करते हैं, खास ध्यान रखना। ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस हम लेते हैं। सेकेंड डिफरेंस के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास यहाँ पे अब दो ही एलिमेंट है, 10 एंड 18, यानी वो होगा 8। देन 25 एंड 20 यानी डिफरेंस 5, एंड देन 7 एंड 15 यानी 8। कॉलम में डिफरेंसेस वही रहने वाले हैं, 3 आएगा, देन डैश करते हैं हम, सेकंड में जा चुका है इसलिए थर्ड में बचता है 3। अब आप यहाँ पे देख सकते हो टाई है, दो जगह पे 8 है। हम लास्ट एग्जांपल्स में कह ही चुके हैं कि जब टाई होती है तो क्या करना चाहिए। तो इस वाले 8 के लिए मिनिमम कॉस्ट 10 है, इस वाले 8 के लिए मिनिमम कॉस्ट 7 है, तो मिनिमम कॉस्ट को लिया जाता है, यानी हम सिलेक्ट करेंगे 7 में। सो 18 आउट ऑफ 23 यूनिट्स अप्लाई कर देते हैं हम सिंपली। सो हमारे यूनिट्स का कंप्लीट हो गए 18, बाकी बचे 5 यूनिट्स। रो में आपको डैशेस करना है, अगेन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है। सो डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। थर्ड डिफरेंस अगेन 8 5 एंड डैश हो जाएगा। कॉलम में आप देखते हो तो डिफरेंस 7 डैश एंड 10 होगा। मैक्सिमम डिफरेंस 10 है, तो एलोकेशन हम करेंगे मिनिमम यानी 10 पे, 5 आउट ऑफ 20 यूनिट्स यानी 5 यूनिट एलोकेट करेंगे। और जो कॉलम है उसमें यूनिट्स कंप्लीट हो गए और सप्लाई में 15 यूनिट बाकी है, एंड कॉलम जो है यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, यानी यहाँ पे हम करेंगे डैशेस। ठीक है। अब लास्ट डिफरेंस बाकी रहा हुआ है D4, यानी अब सिंगल यूनिट बचता है तो वही लिखा जाता है 18 25 डैश, एंड नीचे 18 एंड 25 में 7, बाकी दो जगह पे डैशेस। अब मैक्सिमम डिफरेंस 25 है, उसके लिए एलोकेशन हम करेंगे 1 आउट ऑफ 16, 1 कट करेंगे, बचे 15। लास्ट सेल में हमेशा सप्लाई एंड डिमांड होता है सेम, और वो हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा इनिशियल सॉल्यूशन या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय वॉगेल्स मेथड। ठीक है। अब इसके लिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे और उसकी कॉस्ट भी हम ढूंढ लेंगे।
अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अभी हमने सम सॉल्व किया। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में यूनिट अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो जो भी यूनिट्स थे उस हिसाब से हम लिखते हैं। x11 इज 15, x13 इज 5, x21 इज 1, x22 इज 21, x33 इज 18 और नेचुरली उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस के साथ। तो आप टेबल में देख के कंप्लीट कर सकते हो उसका मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो हमें मिलेगा वो बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा, डबल सिग्मा सी आई जे इंटू एक्स आई जे है। आप टेबल में देख के 18 इंटू 15, 10 इंटू 5 मल्टीप्लाई और पूरा हिस्सा करोगे, तब आपको पूरा जो आंसर मिलता है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, तो कॉस्ट मिलेगी 702 रुपीज। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बेसिक सॉल्यूशन बाय यूजिंग वॉगेल्स मेथड। अब जब बेसिक सॉल्यूशन मिल जाए और क्वेश्चन में पूछा गया हो फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो मोदी मेथड के इस समय तो वैसे हम दो ही स्टेप देखने वाले हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। दूसरा समय उसके अंदर फुल फ्लैश मेथड हम देखेंगे और वो होगा हमारे क्लासरूम टीचिंग में, बोर्ड के ऊपर मैं आपको उस चीज को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब अप्लाई करते हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या मोदी मेथड। तो अब हम अप्लाई करने वाले हैं हमारी मोदी मेथड, जिसके लिए पहला स्टेप है बच्चों, टेबल तो वही रहता है हमारा। इसके अंदर स्टेप नंबर 1 हम क्या करने वाले हैं, तो फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, बाय यूजिंग मोदी मेथड, ठीक है, जिसे हम फुल फॉर्म में कहते हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। उसके अंदर स्टेप नंबर 1 जो है उसमें हम कहते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ यूआईज एंड वीजेस बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स ui प्लस vj इज इक्वल टू cij। ऑक्यूपाइड का मीनिंग होता है जहां पे हमने एलोकेशन किया है वो यूनिट्स, और इसके लिए हमें कोई एक वैल्यू स्टार्टिंग में लेनी होती है। टेबल कुछ इस तरह से हमारे पास है, और रो वाइज अगर देखते हैं 1 2 3 के सामने हम लिखते हैं u1 u2 एंड u3, तीन वेरिएबल्स। कॉलम में अगर देखते हैं ए बी सी के सामने हम लिखते हैं v1 v2 एंड v3। हमें ये ui's एंड vj's की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हम कोई एक वैल्यू जीरो ले सकते हैं। जनरली जीरो कैसे लिया जाता है, कोई अंदर बुक के अंदर देखते हो तो हर बार बोला है उन्होंने u1 जीरो लेना है। हम यहाँ पे ऑब्जर्व कैसे करेंगे, हम एलोकेशन दिए गए हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट रो में दो एलोकेशन, सेकंड रो में दो, थर्ड रो में एक। फर्स्ट कॉलम में दो, सेकंड कॉलम में एक, थर्ड कॉलम में दो। तो दो एलोकेशन है ज्यादा से ज्यादा, तो फर्स्ट रो में दो एलोकेशन है। जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम एलोकेशन हो उस वेरिएबल को हम जीरो कंसिडर करेंगे। यानी फिलहाल हम कह रहे हैं कि हम u1 की जगह पे वैल्यू जीरो लेंगे। तो फॉर्मूला हमारी कहती है, तो हम पहली कैलकुलेशन करने वाले हैं फॉर वन सेल। इस सेल को ध्यान में रखते हुए हम कैलकुलेशन करेंगे, और फॉर्मूला देख सकते हो ui प्लस vj इज इक्वल टू cij। यानी i की जगह पे मैं 1 रखूंगा, j की जगह पे 1 रखूंगा, तो फॉर्मूला बनेगी u1 प्लस v1 इज इक्वल टू c11। ठीक है, अब u1 की वैल्यू मैं बोल रहा हूं, जैसे कि पहला वैल्यू हम u1 की जीरो ले रहे हैं, तो u1 इज इक्वल टू जीरो रख देते हैं। तो v1 u0 प्लस v1 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे खास याद रखना है, कॉस्ट यहाँ पे रखनी है, एलोकेशन 15 नहीं रखना है। 18 इज C11 कॉस्ट, तो कॉस्ट रख का इस्तेमाल करके हम v1 ढूंढ पाएंगे, यानी हमें v1 की वैल्यू मिल रही है 18। तो खास याद रखना है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो जीरो, मगर एलोकेटेड सेल से कैलकुलेशन शुरू करेंगे। यानी आप बस 1 1 सेल यूज कर सकते हो, 1 3 सेल, 2 1 सेल, 2 2 सेल या 3 3 सेल। बाकी जो ये सेल्स है अनएलोकेटेड, उसका इस्तेमाल किया जाता नहीं है। ठीक है, तो पहली वैल्यू मिल चुकी है v1 की हमें 18। अब आगे बढ़ते हैं, अब जा रहे हैं हम दूसरे सेल में, यानी कि 1 3 सेल। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यूज हो गया, 1 2 नहीं यूज कर सकते, अनएलोकेटेड है। हम कह चुके हैं ऑक्यूपाइड या एलोकेटेड सेल ही आपको यूज करना है। यानी 1 3 में जाते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए। सो फॉर 1 3 हम लिखते हैं u1 प्लस v3 इज इक्वल टू c13। u1 की वैल्यू अगेन जीरो है, प्लस v3 इज इक्वल टू c13 यानी 10। ठीक है, तो v3 की वैल्यू हमें मिल गई 10, यानी v3 की जगह पे हम रख देंगे 10। इन शॉर्ट u1 की दोनों वैल्यूज के ऊपर से हमें v1 v3 इजीली मिल गया। बाकी की वैल्यूज है, यानी कि अब हम यहाँ पे 25 जिस जगह पे है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, v1 के ऊपर से u2 ढूंढेंगे। कैसे, तो देखते हैं। ठीक है, सो फॉर 2 1 सेल हम कह चुके हैं जैसे कि ये 2 1 सेल होगा u2 प्लस v1। ठीक है, सो u2 प्लस v1 इज इक्वल टू c21, और u2 यानी अभी ढूंढना है हमें, v1 की वैल्यू आप देख सकते हो 18 है, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो वो होगा u2 प्लस 18 इज इक्वल टू 25, c121 यानी 25 है। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमें u2 मिलेगा
25 माइनस 18 यानी 7, और वो रख देते हैं हम u2 की जगह पे। ठीक है, यानी 1 बाय 1 वैल्यू ढूंढनी है। अब u2 मिल गया है, v2 ढूंढेंगे, खड़ा रहना है यहाँ पे। ठीक है, एक और कैलकुलेशन दिखाऊंगा, लास्ट कैलकुलेशन हम डायरेक्टली करेंगे। सो u2 प्लस v2 यानी u2 प्लस v2 इज इक्वल टू c22 होगा। 11 पे आप देख सकते हो, कर्सर रखा हुआ है हमने। सो वैल्यू रख देते हैं, u2 7 प्लस v2 इज इक्वल टू 11, तो v2 की वैल्यू होगी 4। ठीक है, अब जो लास्ट बाकी रहा इस खाने के लिए मैं डायरेक्टली समझाऊंगा। 7 अंदर है, 10 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 7, यानी u3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो आप नेचुरली u3 प्लस v3 इज इक्वल टू 7 करते हो, तो u3 यानी 7 माइनस 10, यानी वो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी -2। ठीक है, तो कैलकुलेशन का तरीका सिंपल है, सो काम उसी तरह से करना है। सॉरी, 7 माइनस 10 यानी -3 मिलेगा। ठीक है, तो उस तरह से हमें पूरा ये प्रोसेस करना होता है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, हमें अब फाइंड आउट करना है। सेकेंड स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये यू आई वीजे की वैल्यूज को इस्तेमाल करने के बाद, जो कि अब हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे कि हम आगे अभी यू आई वीजे की वैल्यू ढूंढ चुके हैं, अब हमारा दूसरा स्टेप है, उसे हम ऑब्जर्व करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन में हमने अभी ऑब्जर्व किया इतनी वैल्यू ढूंढ चुके हैं। तो हम अब फाइंड करेंगे, फाइंड आउट नेट इवेल्युएशन डेल्टा आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वीजे फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स या अनएलोकेटेड सेल्स। खास ध्यान रखना है, हमने अभी जो यू आई वीजे आगे के स्टेप में ढूंढे वो तो लिखे हुए हैं। अब जहां पे अनऑक्यूपाइड सेल्स है बच्चों, अनऑक्यूपाइड यानी ये एक सेल है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, 1 2 सेल कह सकते हैं, ये एक सेल है, 2 3 सेल है, और ये है 3 1 एंड 3 2। ये 4 सेल के लिए हमें ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके डेल्टा आईजे ढूंढना है। ठीक है, फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे, तो पहले वो 4 डेल्टा आईजे ढूंढ लेते हैं। तो पहले अगर बात करते हैं फॉर 1 2 सेल यानी 22 जिस जगह पे है वहां पे, तो फॉर्मूला क्या होगी, आई की जगह पे 1 रखना है, जे की जगह पे 2, यानी यानी डेल्टा जो 1 2 है वो डेल्टा 1 2 की वैल्यू हम रखेंगे। सो वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे, तो फॉर्मूला बनती है डेल्टा 1 2 इज इक्वल टू C12 माइनस U1 प्लस V2। अब ऑब्जर्व कर सकते हो, खास याद रखना है, डेल्टा इज ए नेट इवेल्युएशन अनऑक्यूपाइड या अनअलोकेटेड सेल्स के लिए है। C12 यानी 22 होगा, U1 यानी 0 है, V2 यानी 4 है, तो 22 माइनस 4 करते हैं सिंपली, तो आपको मिलेगा 18। ठीक है, तो डेल्टा 1 2 यानी यहाँ पे हम कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर पे ब्रैकेट में लिखेंगे 18। यहाँ पे हमने फॉन्ट में रेड फॉन्ट यूज किया तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब जब नोटबुक में लिखते हो तो खास ध्यान रखना है, एलोकेशन में बॉक्स बनता है लेफ्ट कॉर्नर पे, और डेल्टा आईजेज में हम इस तरह से राउंडेड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं नंबर। उसी तरह से दूसरी वैल्यू जो है, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड और थर्ड कॉलम की, वो कैलकुलेट करते हैं फॉर 2 3 सेल, यानी डेल्टा 2 3 इज इक्वल टू C23 माइनस U2 प्लस V3। वैल्यू रख देते हैं 20 माइनस 7 प्लस 10, C23 है 20, U2 7, V3 10, और 20 माइनस अब 17 होगा, यानी वो डिफरेंस हमें एग्जैक्टली मिलेगा 3। ठीक है, तो डेल्टा 2 3 भी मिल चुका है, रख देते हैं उसे उस सेल में, यानी उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब है हम यहाँ पे 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में हम एलोकेट करते हैं फॉर 3 1 सेल, यानी एलोकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाती है डेल्टा 3 1 इज इक्वल टू C31 माइनस U3 प्लस V1। वैल्यू वाइज C31 यानी 15 है, U3 यानी -3, V1 यानी 18। ठीक है, सो दोनों वैल्यू रख देते हैं, तो टोटल हमारा हो जाता है 15 माइनस एग्जैक्टली 15, यानी वो होगा 0, यानी डेल्टा 31 की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पे 0। आखिरी कैलकुलेशन है वो भी हम कर ही लेते हैं। सो दैट इज फॉर 3 2 सेल, यानी 30 जिस जगह पे है, डेल्टा 32 इज इक्वल टू C32 माइनस U3 प्लस V2। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं 30 माइनस -3 प्लस 4, यानी सिंपल सा पार्ट है, 30 माइनस 1 यानी कि 29, तो वो रख देते हैं हम 29। और मेथड कहती है हमें, हम यहाँ पे 2 स्टेप ही अप्लाई कर पाएंगे पहले सम में। अगर डेल्टा आईजे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलती है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन माना जाता है, और वो सॉल्यूशन यूनिक होता है। अगर डेल्टा आईजे, जैसे कि आप देख सकते हो, 18 इज ग्रेटर देन 0, 3 इज ग्रेटर देन 0, 29 इज ग्रेटर देन 0, बट डेल्टा 31 इज एग्जैक्टली 0, तो सॉल्यूशन तो ऑप्टिमल माना ही जाएगा,
बट जब कभी भी कोई डेल्टा आई जे 0 मिलता है तो उस सॉल्यूशन को कहा जाता है मल्टीपल सॉल्यूशन। कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन भी आपको मिल सकता है, जो कि यहाँ पे पूछा नहीं है। ऐसा सम फ्यूचर में हम करेंगे कि जिसमें आपको पूछा जाए ऑल्सो फाइंड अल्टरनेट सॉल्यूशन, तो हम उसकी मेथड भी समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हियर ऑल डेल्टा आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो वी हैव ऑप्टिमल एंड मल्टीपल सॉल्यूशन। ठीक है, मल्टीपल लिख रहे हैं यहाँ पे, वैसे सॉल्यूशन ऑप्टिमल तो हो ही जाएगा। और जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे हमारे कोई एलोकेशन चेंज नहीं हुए हैं, यानी जो बेसिक सॉल्यूशन था वही बन गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो कॉस्ट भी नहीं बदलेगी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन इज इक्वल टू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, एंड जो कॉस्ट थी वो भी वही रहेगी, यानी हमारी ऑप्टिमल कॉस्ट है वो बन जाएगी एग्जैक्टली 702 रुपए। ठीक है, तो कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है, कॉस्ट भी वही रहती है। तो लकीली पहला सम है इसलिए हमने बेसिक 2 स्टेप वाला लिया है। अब हम देखने वाले हैं दूसरा सम, जो कि हम ऑब्जर्व करेंगे एग्जैक्टली बोर्ड के ऊपर। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमने पहला एग्जाम्पल सम नंबर 20 ऑब्जर्व किया है मोदी मेथड का, और अब हम जो ऑब्जर्व करने वाले हैं वो है हमारा दूसरा सम नंबर 32। पहला जो सम था उसमें हम ऑलमोस्ट 2 स्टेप्स ऑब्जर्व कर पाए हैं, जिसके अंदर हमने यूआई वीजेस का इस्तेमाल करके कैसे डेल्टा आई जे नेट इवेल्युएशन ढूंढा जाए, एंड अगर नेट इवेल्युएशन डेल्टा आई जे ग्रेटर देन 0 हो तो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मिलता है ऑप्टिमल, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तब उसे कहा जाता है मल्टीपल सॉल्यूशन। लास्ट सम था तो उसके अंदर हमने बोला था मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, वो ढूंढने की आवश्यकता होती नहीं है, क्लियरली मेंशन किया जाए क्वेश्चन में कि ऑल्सो फाइंड द मल्टीपल सॉल्यूशन या ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, तभी हम उसे मेंशन करते हैं। यानी डेल्टा आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल जाए तो वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल माना जाता है, बट मल्टीपल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस सम में हमें कुछ और आगे बढ़ना है। अगर डेल्टा आई जे लेस देन 0 हो तो क्या करना चाहिए, तो कैसे कन्वर्ट करना चाहिए इस टेबल को, तो उससे रिलेटेड हमें पूरा पार्ट देखना है। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि सॉल्यूशन हमारे एग्जैक्टली होने चाहिए m प्लस n माइनस 1, m यानी 4, n यानी 3, 4 प्लस 3 माइनस 1, क्या 6 सॉल्यूशंस है, 1 2 3 4 5 6, अगर है तो हम अप्लाई कर सकते हैं मोदी मेथड। दिस इज इनिशियल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सो अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए वी अप्लाई मोदी मेथड। ठीक है, मोदी मेथड मींस मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, शॉर्ट में लिखा जाता है मोदी मेथड। नरेंद्र मोदी जी का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब स्टेप नंबर 1 है वी फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ यूआई एंड वीजेस। वैसे आगे वाले सम में हमने सभी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट दिखाई थी। UIs and VJs by using the formula UI plus VJ is equal to CIJ। ठीक है, ये हमारी फॉर्मूला रहती है कि UI plus VJ is equal to CIJ का कॉन्सेप्ट यूज करना है। C फॉर कॉस्ट, अब कौन से पार्ट के लिए, तो हमने ये मेंशन भी किया था फॉर एलोकेटेड सेल्स। ठीक है, जहां पे हमारे सॉल्यूशंस हैं उन सेल्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पता ही है आगे वाले सम में हमने कहा भी था यूआई वीजे कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है। रो में सामने हम लिखते हैं U1, यहाँ पे आता है U2, U3 एंड U4। बुक में जो क्वेश्चन दिया उसमें उन्होंने AINBJ लिखा है, यानी कि वो जो है वो सप्लाई एंड डिमांड का डेटा है, क्वेश्चन सॉल्व करके दिया इसमें, इसलिए मैंने वो हटा दिया है। हमें यूआई एंड वीजे फाइंड करने हैं। अब कैसे स्टार्ट किया जाता है, वैसे लास्ट सम के अंदर मैं कह ही चुका हूं आगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कि कोई भी एक वेरिएबल 0 ले सकते हैं। बुक के अंदर अगर आप जाते हो बच्चों, पेज नंबर 93 पे है, तो उन्होंने फिक्स बोला है U1 0 लो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा इजी मेथड बताऊंगा आपको। आपको देखना है कौन सी रो या कॉलम में सबसे ज्यादा एलोकेशंस है। एलोकेशन यानी पहली रो में 2 एलोकेशन, रो में 1 एलोकेशन, 2 एलोकेशन, 1 एलोकेशन। रो में पहली कॉलम में आप देख सकते हो 1 2 एंड 3 एलोकेशंस है। ठीक है, यानी दूसरी कॉलम में 2 एंड लास्ट कॉलम में 1, यानी सबसे ज्यादा एलोकेशन है फर्स्ट कॉलम में। सो वी कंसिडर V1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो V1 की वैल्यू क्या होगी 0। एक कैलकुलेशन के बारे में बात करें अगर पहले खाने के लिए, खाली सैंपल के लिए, तो U1 प्लस V1 इज इक्वल टू C11। 10 जो है वो कॉस्ट होगी, V1 की वैल्यू हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं, यानी 0 वाले
फायदे हमें क्या रहते हैं जीरो वाले खाने में, u1 प्लस 0 इज इक्वल टू c11, कॉस्ट क्या है 10, तो आपका u1 सीधा क्या मिल जाएगा 10, यानी बाहर का टोटल जो है वो मैच होना चाहिए अंदर कॉस्ट के लिए। अब एक वैल्यू मिल जाए उसके बाद आगे जा सकते हैं। अब जब जब जीरो रहता है v1 के साथ कॉम्बिनेशन, v1 के साथ यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन है, u3 प्लस v1 इज इक्वल टू 11 होना चाहिए, दैट मीन्स u3 की वैल्यू क्या होगी 11, u3 प्लस v1 इज इक्वल टू c31। फॉर्मूला अगर डिटेल में लिखना चाहो तो सभी के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो वाले में आपको याद रखना है जो जीरो वाला पार्ट है u या v उसके सामने वाली वैल्यू कॉस्ट ही आ जाएगी, यानी कि यहाँ कि मैं u4 के बारे में बात करूं तो मेरा u4 मुझे क्या मिलेगा एग्जैक्टली 12। रीजन फॉर्मूला लिखना चाहे तो इस जगह पे खड़ा रहने का, u4 प्लस v1 खाली मैं ये लिख के मिटा दूंगा, u4 प्लस v1 इज इक्वल टू c41, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, और कॉस्ट क्या है 12, u4 यानी u4, v1 यानी 0, यानी जिसमें जीरो वैल्यू मिल जाती है जिस वेरिएबल के लिए तो बाकी वाले पार्ट ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे उसकी कॉस्ट के जितने ही होंगे, ठीक है। इसलिए हम जहां सबसे ज्यादा एलोकेशन हो उस पार्ट में रो या कॉलम में वेरिएबल की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो ये फायदा रहता है हमारे लिए, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब इतनी मिल चुकी है वैल्यू, अब बाकी की वैल्यू ढूंढने के लिए एक आध कैलकुलेशन देखते हैं। अब एलोकेटेड सेल खास ध्यान रखना है, u एंड v हमें कब मिलेंगे एलोकेटेड सेल के ऊपर से, ठीक है। अब जो दो वैल्यूज रेडी है उनको टच करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी कौन बचा है u2 v2 एंड v3, यानी v2 बाकी है तो एलोकेटेड सेल में जाना है। यहाँ पे आप खड़े रहते हो, एक वैल्यू दोनों में से हो वैसा ही आपको खाना सिलेक्ट करना है, सेल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं खड़ा रहता हूँ, देखने सामने वैल्यू यानी u1 प्लस बॉर्डर पे बाहर आना है, मैं लिखूंगा v2, और सेल में तो पता ही है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 9 जो है उसे हम कहेंगे c12। टेक्निकली u1 इज 10, v2 को जो ढूंढना है हमें, एंड c12 जो है वो है 9, तो v2 की वैल्यू होगी 9 माइनस 10 यानी कि -1। वैसे लिख के करने का काम नहीं है, खड़े रहने का, बाहर का जो वैल्यू है उसका टोटल आपको करना चाहिए, यानी 10 प्लस v2 इज इक्वल टू 9, यानी इन शॉर्ट v2 चाहिए तो 9 माइनस 10 तो वो आपको सीधा मिलेगा -1, ठीक है। यानी 10 माइनस 1 दैट शुड बी 9, दी अदर वे कहते हैं, तो या फिर आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला, स्टार्टिंग में टेंशन नहीं है, ठीक है। कौन बाकी रहा अब u2 एंड v3, अब 7 है, मुझे अंदर का टोटल 7 लाना है, u2 प्लस v2 दोनों का टोटल 7 कब आएगा -1 है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए 8 वैसे प्लस करना है बट 8 माइनस 1 यानी 7, तो लॉजिकल एकदम सिंपल सा पार्ट है। अंदर की वैल्यू लाने के लिए आपको क्या प्लस या माइनस करना है वो आपको बताएगा यहाँ पे, ठीक है। आखिरी कौन बचा v3, सेम क्वेश्चन, एलोकेटेड सेल में जाना है, 7 लाना है मुझे, बाहर 11 है, 11 में मैं ऐसा क्या करूंगा तो मुझे 7 मिलेगा, तो 11 माइनस 4, तो ये हमें मिल गई वैल्यूज ऑफ u एंड v, ठीक है। ui एंड vj's मिल चुके हैं सभी, टैली करना है तो वापस कर सकते हो, 10 प्लस 0 यानी 10, 11 प्लस 0 यानी 11, 12 प्लस 0 यानी 12, एक बार चेक कर लेने का। फिर 9 के लिए 10 माइनस 1 यानी 9, 7 के लिए 8 माइनस 1 यानी 7, इस वाले 7 के लिए 11 माइनस 4 यानी 7। डन हो जाए, रेडी हो जाए ui vj's, देन हमारा दूसरा स्टेप है, वहां पे जाना है हमें, स्टेप नंबर 2 फॉर, अब याद रखना है अनएलोकेटेड सेल्स, ठीक है। जो अनएलोकेटेड सेल्स है उनके लिए हम फाइंड करेंगे नेट इवैल्यूएशन, कहा जाता है उसे नेट इवैल्यूएशन डेल्टा आईजे सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, ठीक है। ये हमें फाइंड करना होता है। खाने कितने हैं आपके पास, खाली खाने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सभी के सभी नहीं देखेंगे हम, लिख के खाली मैं एक आध दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं खड़ा रहता हूँ, इट इज इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, डेल्टा 1 3 इज इक्वल टू C13 माइनस U1 प्लस V3। अब इसमें क्या करना है, उल्टी प्रोसेस है। आपकी कॉस्ट पहले है यानी C13 यानी 8 माइनस U1 यानी 10 प्लस V3 क्या है -4 है, ठीक है। मैथमेटिकली फॉर्मूला यूज करो तो भी चलेगा, 8 माइनस 10 माइनस 4 यानी 6, तो वो डेल्टा 1 3 क्या मिला 2। हमें सभी के सभी डेल्टास जो है वो मिलने चाहिए पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सभी नॉन नेगेटिव है, हम वर्ड यूज करेंगे नॉन नेगेटिव,
नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 हो तो चलेगा या पॉजिटिव, इसलिए यूज करते हैं वर्ड नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव मिलता है तो बल्ले बल्ले है, कोई टेंशन ही नहीं है। यानी उसे लिखना है आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, और उसे हम ऐसे राउंडेड ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये 2 आ गया। उसी तरह से 10। अब आपको करना क्या है, शॉर्टकट अगर देखें, लिख के नहीं करना है काम, तो यहाँ पे खड़े रहने का, पहले जिस जगह पे खड़े हो वहां बाहर टोटल करो। 10 - 4 यानी 6 आया, 6, 8 में से 6 को माइनस करो, सीधा क्या मिलेगा 2। ओके, यहाँ पे आता है 10 पे खड़े रहो, 8 एंड 0 का टोटल करो यानी 8 आया, 10 में से 8 माइनस करो, 10 - 8 करते हैं तो वो क्या मिलेगा, वो भी मिलेगा 2। अगर माइनस आ जाए तो बस वही देखना है हमें इस सम के अंदर कैसे करनी चाहिए नेक्स्ट प्रोसेस। तीसरी वैल्यू 10 के पास खड़े रहना है हमें अगेन। ये काम कहां पे कर रहे हैं, अनएलोकेटेड सेल में। 8 - 4 यानी +4, 10 - 4 यानी क्या होगा 6। यानी डेल्टा IJ में आपको कॉस्ट में से बाहर का टोटल है वो माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे खड़े रहते हैं 9 के लिए, 11 - 1 यानी 10, 9 - 10 यानी ये होगा -1। कहानी में ट्विस्ट। ठीक है, तो ये मैं लिख के दिखाता हूं आपको ताकि आपको ये याद रहे, ये जरूरी है वैल्यू है। डेल्टा 32 यानी C32 - U3 + V2। कष्ट ना हो इसलिए ये लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको वेरीफाई करना हो तो भी घर पे जाके भी टेंशन, वैसे तो अभी ऑनलाइन मोड है, अब घर पे ही हो। सो डेल्टा क्या मिला माइनस, और अब तक के सम में लास्ट एग्जाम्पल में माइनस नहीं आया था, तो माइनस आए तो क्या करना चाहिए, तो वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, मगर पहले ये 2 खानों के लिए और ढूंढना पड़ेगा। 14, 12 प्लस करना है यानी 12 - 1, 11, 14 - 11, अंदर का नंबर बड़ा है तो पॉजिटिव आंसर आएगा यानी 3, 10, 12 - 4 यानी 8 होगा। लकीली ये माइनस है, अदरवाइज हमें ऐड ही करना है, फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने है। 8, 10 - 8 करोगे यानी ये मिलेगा 2। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं हियर ऑल डेल्टा IJs। ठीक है, अगर टेक्निकली कहे डेल्टा IJ ग्रेटर देन 0 नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमें स्टेप नंबर 3 में जाना पड़ेगा। बुक के अंदर अगर आप देखते हो स्टेप नंबर 3 में बताया कि अगर ऑल डेल्टा IJ ग्रेटर देन 0 है देन वी हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इफ वन और मोर डेल्टा IJ आर 0 and other values are greater than 0 then solution is optimal but not unique. In this case we say that it is multiple solution. If some of the values of delta IJ are less than 0 then go to step number 4. Step number 4 अंदर भले ही लिखा है, हमारे एग्जाम्पल के लिहाज से हम स्टेप नंबर 3 ही लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे लेस देन 0 मिल रहा है। अब जब भी ऐसा आपको काम दिखे लेस देन 0 मिले तब क्या प्रोसेस करनी है, ठीक है, तो वो हमें काम करना है, वो मैं समझाऊंगा अब, जिसके लिए मुझे इस टेबल को फिर से भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप जो है वो अप्लाई भी करेंगे। तो लिख देता हूं मैं इसे फिर से। कुछ एक लूप ड्रॉ करने वाले हैं, इसके अंदर हम खाली एलोकेटेड सेल्स जो है उसे लिखने वाले हैं। अनएलोकेटेड सेल्स में मैं कुछ अभी समझाऊंगा, वो बात हमें याद रखनी है खाली। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 जो हमें दिया गया है बुक के अंदर, ठीक है, तो करना क्या है, डिफरेंसेस लिख देता हूं। अलग कलर की पेन मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, और कॉर्नर पे ही लिखना ऊपर, क्योंकि हमें कुछ ड्रॉ करना है, जगह की जरूरत पड़ेगी। दिस इज 3, 13 ना लगे इसलिए। ओके, तो अब करना क्या है, तो जहां पे मोस्ट नेगेटिव, अभी यहां पे तो लकीली एक ही जगह पे नेगेटिव वैल्यू है डेल्टा IJ, ठीक है, वी विल
start a loop with most negative delta ij and loop will turn, समझाता हूं मैं, with allocated cells only. And we give plus theta minus theta to cells. कैसे करना है प्लस थीटा माइनस थीटा, क्या है समझाता हूं अब मैं. हमें जहां पे मोस्ट नेगेटिव हो, मोस्ट नेगेटिव कहां पे है, यानी -1, यहां से हमें एक लूप ड्रॉ करना है. लूप का मीनिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए. और 9 से यहाँ पे -1 है, वहां से हम लूप स्टार्ट करेंगे. और आपका जो रास्ता है, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं लूप, आगे बढ़ेंगे. टर्न कब हो सकती है लूप, मुड़ने के लिए, टर्निंग के लिए एलोकेटेड सेल होना जरूरी है. ठीक है, फिर यहां से मैं जाऊंगा आगे, नेक्स्ट टर्निंग के लिए भी एलोकेटेड सेल जरूरी है. आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्निंग के लिए भी एलोकेटेड सेल जरूरी है. एंड द लास्ट वापस वहीं आना चाहिए. लूप जो है इसे कहा जाता है लूप. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए. एंड आपको याद इतना रखना है यहाँ पे कि जब भी आप लूप स्टार्ट करते हो कोई भी, तो जिस जगह से स्टार्ट करते हैं वहां पे हम लिखेंगे प्लस थीटा, देन पड़ोस में जहां से टर्न करें वहां पे लिखेंगे माइनस थीटा, देन प्लस थीटा एंड देन माइनस थीटा. ठीक है, तो इस तरह की प्रोसेस रहती है. अब क्वेश्चन होगा कि ये 9 से हम नीचे राइट साइड क्यों नहीं गए. राइट साइड में जाता, ठीक है, वहां से लूप हम टर्न करते, यानी ऊपर जा सकते हैं या तो नीचे. मगर ऊपर जाते तो एक दो जगह पे कोई भी एलोकेटेड सेल नहीं है. यानी आपकी लूप स्टार्ट हो तो ऐसी जगह पे आपको जाना है वहां पे एलोकेटेड सेल हो तो ही वो टर्न कर पाएगी, एलोकेटेड सेल हो तो ही टर्न कर पाएगी. यानी डायरेक्शन फिक्स है आपको. लूप के लिए स्टार्टिंग पॉइंट तो मोस्ट नेगेटिव डेल्टा आई जे होगा -1, मगर पहुंचना कहाँ है, जहां पे एलोकेटेड सेल हो. यहाँ पे एलोकेटेड सेल है इसलिए हम गए. क्यों, क्योंकि ऊपर जाते तो भी एक एलोकेटेड सेल था. जहां पे डेल्टा आईजेज है वहां से हम लूप को टर्न कर सकते नहीं है. लूप के लिए रूल क्या है, पहला स्टार्टिंग पॉइंट मोस्ट नेगेटिव, फिर हर जगह पे मुड़ना है वहां पे बॉक्स एलोकेटेड सेल होना जरूरी है. यहाँ पे 8 पे मैं ले जा सकता था, मगर ऊपर कहीं पे एलोकेटेड सेल नहीं है, ना ही नीचे, इसलिए हम गए नहीं. यहां से नीचे में जा सकता था, नीचे एलोकेटेड सेल है, मगर टर्न करके फिर ये दोनों में से कोई भी सेल में एलोकेशन नहीं है. यानी आप लूप जब भी ड्रॉ करते हो, स्टार्टिंग पॉइंट मोस्ट नेगेटिव है, फिर जितनी भी जगह पे आप मुड़ते हो हर एक कॉर्नर पे, कॉर्नर पॉइंट जो है, सेल जो है एलोकेटेड होने जरूरी है. नहीं है तो फिर आपका लूप बनेगा नहीं. और ये लूप जो है वही हमें हेल्प करेगा हमारे डेल्टा आईजेस को नेगेटिव पॉजिटिव करने में. कैसे, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जहां जहां पे भी हमारे पास माइनस थीटा है, माइनस थीटा दो जगह पे है, उसमें वैल्यू जो है 3 and 1. ठीक है, उन वैल्यूज में से हमें कंसिडर करनी है मिनिमम वैल्यू. ठीक है, कंसिडर मिनिमम वैल्यू अमॉन्ग 1 and 3 विच इज एग्जैक्टली 1. ठीक है, और ये जो है वही होगा हमारा थीटा की वैल्यू. कंसिडर थीटा इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू अमॉन्ग 1 and 3. अब ये कहां से लेना है, ठीक है, वेयर वी हैव माइनस थीटा. जिन खानों में आपको माइनस थीटा दिख रहा है उन खानों में से ही आपको सिलेक्ट करनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ द एलोकेटेड सेल. ठीक है, यानी हम कह सकते हैं पुट थीटा इज इक्वल टू 1. और अब थीटा की जगह पे हम रख देंगे 1, तो कैसी सिचुएशन होगी, उसके लिए मैं थोड़ा राइट साइड की जगह लेफ्ट में जाऊंगा, जगह की जरूरत है हमें. एंड फिर हम फिर से प्रोसेस करेंगे यू आई वीजे डेल्टा आई जे वाली. यानी अब जो है उसमें होगा क्या, अब थोड़ा सा मैं बड़ा टेबल बनाता हूं ताकि आपको व्यू प्रॉपर मिले. पहले मैं ये 4 खानों के बारे में बताना चाहूंगा.
थीटा की जगह पे हम रखेंगे, यानी ये टेक्निकली होगा 1 माइनस थीटा, 1 में से 1 माइनस करेंगे, यानी ये जो सेल है 11 पहले एलोकेटेड सेल था, 1 माइनस 1 यानी 0 हो गया, यहाँ पे 5 प्लस 1 यानी यहाँ पे एलोकेशन 5 की जगह पे 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा 9 वाले खाने में थीटा माइनस है, यानी आपको 1 माइनस करना है, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी अब एलोकेशन हो गया 2। अल्टीमेटली आप देखते हो 6 और 2 8 एलोकेशन, पुराने में भी 5 प्लस 3 यानी कितने थे 8। एलोकेशन एक्चुअली चेंज नहीं होंगे। एंड लास्ट में खास याद रखना है, जो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो गया, वैसे ही अब थीटा जहाँ पे प्लस हो वहाँ पे ये 1 वैल्यू एज एन एलोकेटेड सेल ऐड करेंगे, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। यानी हमने किया क्या, अल्टीमेटली जहाँ पे माइनस था बच्चों, वो माइनस वाली जगह को ही हमने हटा दिया। कैसे? बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ लूप, बाय यूजिंग मोदी मेथड, ठीक है, जिसका यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा स्टेप आप पढ़ सकोगे बुक के अंदर, वो है। यानी 4 जगह पे चेंजेस क्या हुए, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे वो एलोकेटेड सेल शिफ्ट हो जाता है, ये वाला सेल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ऊपर 5 की जगह 6, यहाँ पे 3 की जगह पे देख सकते हो आप 2। 2 प्लस 1 क्या होता है 3। पहले इस कॉलम के अंदर 3 प्लस 7 10 थे, बाकी खाने एलोकेटेड है वो वैसे के वैसे ही लिखो, यानी अनएलोकेटेड जो सेल्स हमारे पास अवेलेबल थे, अनएलोकेटेड सेल्स के एक खाना रह गया है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, यहाँ पे 10 है, राइट, ओके। यानी एलोकेटेड सेल्स बाकी के जो है उसमें कोई चेंज नहीं, ये मैंने लिख दिया, फिर ये 4 वाला लिख दिया, ठीक है, कोई और बाकी है, ये 8 वाला लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, पहले भी 6 सॉल्यूशन थे, अभी भी 6 सॉल्यूशन है, खाली हुआ क्या, एक्सचेंज ऑफ एलोकेटेड सेल, ये सेल शिफ्ट हो गया राइट साइड पे चला गया, फायदा क्या होगा, अब ये माइनस नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी अब पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी, अनएलोकेटेड सेल है वैसे के वैसे ही लिख दो, 8 10 10 14 10। ना समझ में आए तो 2-3 बार रिवाइंड करके आप वीडियो देख सकते हो, इतना तो फायदा है ही है ऑनलाइन में वीडियो का, ठीक है। एलोकेशन हमने स्टार्ट कैसे किया, थीटा के बारे में क्या याद रखना है, मोस्ट नेगेटिव, नेगेटिव में सबसे जो बड़ा है -1 -2 है तो -2 को कहा जाता है मोस्ट नेगेटिव, -1 -5 है तो -5 को कहा जाता है मोस्ट नेगेटिव, ठीक है। तो वहां से प्लस थीटा करो, लूप पहले ड्रॉ कर लेनी है, और लूप स्टार्ट होती है जाएगी जहां पे टर्न कब हो पाएगी, एलोकेशन वाला सेल होना चाहिए, टर्न कब होगी एलोकेटेड सेल, टर्न कब होगी एलोकेटेड सेल, वापस उसी जगह पे आना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये रास्ता सिलेक्ट किया है। 2-3 टाइप की लूप्स अंदर ड्रॉ भी की गई है, एक आज हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे, उसमें हमें 2-3 अलग अलग टाइप की लूप्स ड्रॉ करने का मौका भी मिलेगा, ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। अभी वापस आ जाते हैं, अब हमने चेंजेस जो ऑब्जर्व कर लिए, +1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ये अनएलोकेटेड सेल हो गया। नाउ वी फाइंड आउट, अगेन हमें फिर से वही प्रोसेस करनी है, ठीक है, UIs and VJs by using for allocated cells, ये खास याद रखना है। एंड अब दूसरा स्टेप जो था वहां पे वो मैं सीधा यहीं पे मर्ज कर दूंगा, एंड डेल्टा IJ इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ फॉर अनएलोकेटेड सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, मोदी मेथड का एग्जाम्पल। पुराने जो सम हमने देखे थे लास्ट लेक्चर्स में, आगे वाले लेक्चर्स में, वो तो एकदम बेसिक काम था, कभी कभी नॉर्मल इनिशियल सॉल्यूशन वाले सम भी पूछ लेते, बट चांसेस कम रहते हैं। अब हमें सेम वही काम करना है, U1 U2 U3 U4। मैंने कहा था कौन सा आपको 0 लेना है वो फिक्स नहीं करते हम बुक की तरह, ठीक है, हम सोचेंगे, यहाँ पे देखेंगे ज़्यादा कहाँ पे है एलोकेशंस और फिर डिसाइड करेंगे 0। पहले फर्स्ट कॉलम में थे ज़्यादा एलोकेशन, अब आप देख सकते हो सेकंड कॉलम के अंदर हमें दिख रहे हैं ओवरऑल 3 एलोकेशंस, ठीक है। सो काम जो है वैसा ही है, विदाउट एनी हेजिटेशन। हम अब V2 में लिखने वाले हैं 0। अब जैसे ही 0 लिख दिया जाए, 0 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 9, तो सामने आपको 9 लिखना है। 0 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 7 लिखना है। 0 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 9, यानी वो क्या लिखना है 9।
फॉर्मूला ये रही यू वाई प्लस वी जे सी आई जे, यू वाई प्लस वी जे, 9 प्लस 0 इज 9, 7 प्लस 0 इज 7, 9 प्लस 0 इज 9, उस हिसाब से काम होना चाहिए। ठीक है, अब V1, V3 एंड U4 बाकी है, तो V1 के लिए पहला खाना लेना है। 9 में ऐसा तो आप क्या करोगे कि जिससे अंदर वाला आंसर मिले, यू आई वी जे में अंदर का टोटल लाना है, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब V1 मिल चुका है, U4 ढूंढ लेते हैं। 1 में ऐसा मैं क्या ऐड करूंगा तो 12 मिलेगा, तो 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 12 नेचुरली। V3 बाकी है, V3 के लिए एलोकेटेड सेल में ही जाना है, 9 प्लस समथिंग इज 7। 9 में ऐसा तो मैं क्या ऐड करूं कि मुझसे 7 मिल जाए, यानी मुझे नेचुरली माइनस करना पड़ेगा। लिखने के बाद एक बार जरूर चेक करो, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 0 9, 7 प्लस 0 7, 9 प्लस 0 9, 7 के लिए 9 माइनस 2 7, 12 के लिए 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये तो काम हमारा हो गया यू आई वी जे का, वेरीफाई भी कर लिया। अब डेल्टा आई जे के लिए क्या करना है, डेल्टा आई जे में प्रोसेस याद रखना है, अनएलोकेटेड सेल 1 2 3 4 5 6 है, उसमें उल्टी प्रोसेस है, यानी खड़े रहना है यहाँ पे, बॉर्डर का टोटल करो, इसमें से उन्हें माइनस करो। ठीक है, यानी 9 माइनस 2 7 मिल रहा है, 8 माइनस 7 करो, यानी वो क्या मिला प्लस 1, यस प्लस ही चाहिए हमें। ठीक है, 10, 7 प्लस 1 बॉर्डर का टोटल करो, 7 प्लस 1 यानी 8, 8 है, 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 यानी 2। पेंसिल से आप रफ में भी कर सकते हो, 7 माइनस 2 यानी 5, 10 माइनस 5 यानी 5, लकीली सभी पॉजिटिव मिल रहे हैं। 11, 9 प्लस 1 10, 11 माइनस 10, 11 माइनस 10 यानी 1। ठीक है, तो देख सकते हो आप, ये नेगेटिव जो था पहले शिफ्ट करने से क्या फायदा हुआ, यहाँ एलोकेटेड सेल आ गया, अब ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो वो प्रोसेस ही है मोदी मेथड की, जितने सम प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको फिटिंग हो जाएगा दिमाग में, प्रॉब्लम कोई नहीं होने वाला है। 14, 11 प्लस 0 यानी 11, 14 माइनस 11 यानी प्लस 3, होपफुली ये प्लस मिल जाए तो काम तमाम। 11 माइनस 2 यानी 9, 10 माइनस 9 यानी प्लस 1। ठीक है, तो ये फुल फ्लैश एग्जाम्पल कहा जाएगा, ये पूरा एग्जाम्पल है हमारा, मोदी मेथड पूरी आपको देखने का मौका मिला इस सम के अंदर। ठीक है, लास्ट जो एग्जाम्पल पावर पॉइंट में देखा उसमें आपने देखा था कि थोड़ा आधा अधूरा काम, यानी पहले 2 स्टेप ही थे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं हियर ऑल डेल्टा आई जे ग्रेटर देन 0, सो वी हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, सो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन कहा जाता है, फिजिबल क्योंकि सभी नॉन नेगेटिव है, देयरफॉर हम लिखते हैं हमारा ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ओरिजिनल में क्वेश्चन में जो दिया था वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन BFS लिखा था उन्होंने, यहाँ पे हम लिख सकते हैं OFS। लिखना क्या है, x11 यानी 6, x12 यानी 2, x ध्यान से लिखना 22 यानी 7, x32 यानी 1, x33 यानी 8 एंड x41 यानी 4। ठीक है, तो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन हो चुका है, तो अब हमें मिलेगी हमारी ऑप्टिमल कॉस्ट, z इज इक्वल टू फॉर्मूला वही है डबल सिग्मा CIJ इंटू XIJ। सो CIJ मल्टीप्लाई करना है खाली, 10 इंटू 6, 9 इंटू 2, 7 इंटू 7, 9 इंटू 1, 7 इंटू 8, 12 इंटू 4। बुक के अंदर बच्चों इलस्ट्रेशंस भी बहुत ही प्यारे से अच्छे से समझाए गए हैं स्टेप्स के साथ, तो आज मैं आपको होमवर्क में खाली इलस्ट्रेशन दूंगा, दिए हुए हैं वही आपको गिनने, और जो 2 सम हमने आज किए वो भी फिर ट्राई करना खुद, क्योंकि 100% पूछा जाता है एक सम, तो अंडर एस्टिमेट मत करना। पहले 1-2 सम में लगेगा कि कैसी मेथड है, मगर पूछी जाती है तो तैयार करना ज़रूरी है। ठीक है, टोटल करने का वक्त आ चुका है, 60 प्लस 18 प्लस 49 प्लस 9 प्लस 56 प्लस 48। सो जो हमें आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 240। ठीक है, 240 ना टेंशन नहीं करना है। ठीक है, बुक के अंदर उन्होंने 241 दिया है, बट आंसर जो है वो 240 ही आता है सदियों से।
सो ये हो गया हमारा ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन बाय यूजिंग कंप्लीट मोदी मेथड। ठीक है, पूरी मोदी मेथड का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर चुके हैं। और जो घर पे मैं बोल रहा हूँ जैसे आपको कि आपको ट्राई करना है, ऐसा सम जो दिया गया है, ठीक है, वो आप करोगे। वो है हमारा सम नंबर। आपको खाली मेथड कौन सी ऑब्जर्व करनी है, सॉल्यूशन ले लेने का ऐसे ही आगे जैसे हमें दिया था वैसे 32 नंबर है ये, वैसे ही बुक में वॉगेल मेथड से नहीं करोगे आगे वाला पार्ट तो चलेगा, खाली ये यूवी वाली मेथड एंड डेल्टा आईजे वाला प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, तो होमवर्क में जो मैं कह रहा हूं खास, उसमें आप इलुस्ट्रेशन है वही आपको करना है, इलुस्ट्रेशन नंबर 9 एंड इलुस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है, 2 इलुस्ट्रेशन गिनने हैं, काम करोगे तो चैप्टर बहुत ही इजी है। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में हम पॉइंट्स नए ऐड करेंगे, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी होगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढ के फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे। डीजेनरेट सॉल्यूशन हो तो कैसे करना चाहिए, मल्टीपल सॉल्यूशन हो तो कैसे करना चाहिए, प्रोहिबिटेड रूट्स हो तब कैसा करना चाहिए, यानी अब वैरायटी नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा पार्ट चेंज होगा, बेसिक्स जो है वो अब यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमें ढूंढना ही है, हर सम में ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछा जाए एग्जाम में तो ये मेथड हम करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ द एमकॉम सेमेस्टर 2 कह सकते हैं इसे, ऑपरेशंस रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि एक सम आपको 100% मोदी मेथड वाला एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखेंगे। प्रैक्टिस करो दोनों सम की जो मैंने करवाए आज, और 2 इलुस्ट्रेशन, और रेडी करना है पूरा काम। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.